हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम आरंभ करने जा रहे हैं विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक वायु। आज हम अध्ययन करेंगे वायु के बारे में कि वायु है क्या और वायु हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। उससे पहले हम अध्ययन करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों को हम किस प्रकार विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संसाधन, देखिए वे पदार्थ जो हमें प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट। वे पदार्थ जो हमें प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, पर्यावरण से प्राप्त होते हैं और जो सभी जंतुओं के लिए लाभदायक होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संसाधन। और सभी जीवित प्राणियों के लिए लाभदायक होते हैं, क्या कहलाते हैं वो? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल जो नेचर से मिल रहा है, हमें प्रकृति से मिल रहा है। तो वे पदार्थ जो हमें प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, अपने चारों ओर से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण कौन सा है? हमारे चारों ओर जो विभिन्न प्रकार का पर्यावरण मौजूद है, जो प्रकृति ने बनाया है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। तो वे पदार्थ जो हमें प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त हो रहे हैं और सभी जीवित प्राणियों के लिए लाभदायक होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको कहेंगे हम प्राकृतिक संसाधन। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण देना चाहें तो वो दो तरीके से बता सकते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? भौतिक संपदा वाले प्राकृतिक संसाधन। देखिए कौन से होंगे? एक होंगे भौतिक संपदा वाले प्राकृतिक संसाधन। भौतिक संपदा वाले प्राकृतिक संसाधन। भौतिक संपदा वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से होंगे? जिसको हम कह सकते हैं कि निर्जीव प्राकृतिक संसाधन, जिनमें जीवन नहीं होगा, उन्हीं को हम भौतिक संपदा वाले प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे वायु, दूसरा है जल, इसी तरीके का है सूर्य का प्रकाश, और भी इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जो दो तीन उदाहरण यहां पर दिए गए हैं, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, ये सब भौतिक संपदा है, अर्थात इनमें किसी प्रकार के कोई प्राण नहीं होते। दूसरे जो हमारे पास संसाधन होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे जैव संसाधन, अर्थात जैव संपदा। वे संसाधन जिनमें प्राण होते हैं, जो जीवित होते हैं, जिनमें जीवन होता है, वो संपदा इसके अंदर आ जाएगी। तो जैव संपदा में कौन कौन से संसाधन आ जाएंगे जो प्रकृति ने हमें दिए हैं? देखिए इसमें जंतु आ जाएंगे और पौधे आ जाएंगे। जंतु और पौधों के अलावा सूक्ष्म जीव भी इसी के अंदर आते हैं। सूक्ष्म जीव भी इसी भाग के अंदर आते हैं।
इन उदाहरणों को देख करके आपको समझ आ गया होगा कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं और उन प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अगर हम बताना चाहते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। वह मुश्किल कब तक होगा? जब तक हम उन प्राकृतिक संसाधनों को अलग अलग भागों में नहीं बांट देते, क्योंकि हर एक प्राकृतिक संसाधन अपने आप में विभिन्नताओं को समेटे हुए है। तो हम उन प्राकृतिक संसाधनों के बारे में आसानी से कब बता सकते हैं? हम तब बता सकते हैं जब हम उनका वर्गीकरण कर लें, अर्थात उनको क्लासिफाई कर दें, अलग अलग वर्गों में बांट दें। कई ऐसे प्रकार मौजूद है जिनके आधार पर हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। देखिए वो आधार कौन कौन से हैं। आइए हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों को कैसे अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। जैसा आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने के लिए कई आधार मौजूद है। उनमें से पहला हमारे पास जो आधार है वो है रासायनिक आधार पर। देखिए रासायनिक प्रकृति या रासायनिक आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है कार्बनिक प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन ये कौन से संसाधन होते हैं? देखिए नाम से पता चल रहा है कार्बनिक, अर्थात वे प्राकृतिक संसाधन जिनमें देखिए यहां पर कार्बनिक, ये कार्बनिक शब्द जो है वो कार्बन से बना है, अर्थात वे रासायनिक संसाधन जिनमें कार्बन मौजूद हो। जिन प्राकृतिक संसाधनों में कार्बन मौजूद हो, कार्बन तत्व वो मौजूद है, उसको हम कार्बनिक प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। यदि हम कार्बनिक प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण देखना चाहें तो देखिए इसके कौन कौन से उदाहरण होंगे। पौधे इसमें आ जाएंगे, पौधे प्लांट्स, इनमें कार्बन मौजूद होता है। दूसरा इसमें जंतु आ जाएंगे, जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे हम हैं, हमारा शरीर भी कार्बन से बना हुआ है। तो वे प्राकृतिक संसाधन जो कार्बन से बने हुए हैं वो कार्बनिक प्राकृतिक संसाधन होंगे। ठीक है, इसमें सूक्ष्म जीव भी आ जाते हैं। सूक्ष्म जीव के अंदर भी कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रकार पर। रासायनिक आधार पर प्राकृतिक संसाधन जो होंगे वो अकार्बनिक भी हो सकते हैं। अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन यह वह संसाधन होंगे, ये वह प्राकृतिक संसाधन होंगे देखिए जिनमें कार्बन नहीं होगा। देखिए यहां पर अकार्बनिक अर्थात कार्बन नहीं होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वह प्राकृतिक संसाधन जिसमें कार्बन नहीं होता, अर्थात अगर हम अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण देखेंगे तो उनमें कार्बन हमें संघटक के रूप में नहीं मिलेगा। इसके उदाहरण है वायु, जल और खनिज। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें कार्बन नहीं होगा, अर्थात अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन। तीसरा प्रकार है हमारे पास मिश्रित प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, ये मिश्रित प्राकृतिक संसाधन कौन से होंगे? देखिए मिश्रित प्राकृतिक संसाधन वो होंगे जिनमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों मिक्स हों, अर्थात जो कार्बनिक और अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधनों का मिश्रण है उसको हम मिश्रित प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। मिश्रित प्राकृतिक संसाधन का जो उदाहरण है वह भूमि आ जाता है। अब हम चलते हैं प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण के दूसरे आधार पर।
दूसरा आधार देखिए कौन सा है, दूसरा आधार है उपलब्धता के आधार पर। प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता के आधार पर अर्थात अवेलेबिलिटी के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए उपलब्धता और मात्रा के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से हैं, देखिए दो प्रकार के होंगे, आप याद रखिएगा कि उपलब्धता और मात्रा के आधार पर प्राकृतिक संसाधन जो हम अपने चारों इतने सारे देख रहे हैं वो दो ही प्रकार में आ जाएंगे। कौन कौन से होंगे वो, नंबर एक रहेगा 6 प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन 6 प्राकृतिक संसाधन, वे प्राकृतिक संसाधन जिनका क्षय हो सकता है। क्षय का मतलब जो नष्ट हो सकते हैं। 6 प्राकृतिक संसाधन अर्थात वे संसाधन जिनकी मात्रा निश्चित है और जो लगातार उपयोग करने के बाद एक दिन समाप्त हो जाएंगे। क्षय को क्षयित भी कहते हैं, क्षयित का मतलब जिनका क्षय हो जाना, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। तो वे प्राकृतिक संसाधन जिनका एक दिन अर्थात वे प्राकृतिक संसाधन जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे उसको हम बोलेंगे 6 प्राकृतिक संसाधन जिनका जो एक दिन नष्ट हो जाएंगे। उपलब्धता और मात्रा के आधार पर दो प्रकार के, चलिए देखते हैं दो प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है 6 प्राकृतिक संसाधन, वे प्राकृतिक संसाधन जिनकी मात्रा निश्चित है और जो एक दिन लगातार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाएंगे। उन प्राकृतिक संसाधनों को हम 6 प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये क्या होंगे, एक दिन नष्ट हो जाएंगे अर्थात समाप्त हो जाएंगे। अगर हम इनका लगातार ऐसे ही उपयोग करते रहेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। इसके उदाहरण अगर मैं बताऊं आपको तो इसके उदाहरण में सबसे पहले खनिज आ जाते हैं। खनिज पदार्थ जो प्रकृति ने हमें दिए हैं और हम लगातार जिनका प्रकृति से दोहन कर रहे हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे क्योंकि इनकी संख्या सीमित है। खनिज पदार्थों की तरह ही पेट्रोलियम इसमें आ जाता है। पेट्रोलियम की मात्रा भी क्या है, सीमित है। इसी प्रकार से कोयला आदि ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो प्रकृति ने हमें भेंट स्वरूप दिए, लेकिन यदि हम इनका लगातार सोचे समझे बिना अंधाधुंध उपयोग करते रहेंगे तो ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे। और ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे उनको हम 6 प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, और इसमें दूसरा जो प्रकार है हमारे पास वो है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय अर्थात जिनका क्षय नहीं होगा, जो समाप्त नहीं होंगे, जो कभी नष्ट नहीं होंगे, उनको हम बोलते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन ये क्या होंगे, अक्षय, क्षय नहीं होंगे अर्थात नष्ट नहीं होंगे, ये प्रकृति में बने रहेंगे, नष्ट नहीं होंगे। इनके उदाहरण देखें, देखिए इसके उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं वायु, कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अपना स्थान परिवर्तन करती रहेगी पर समाप्त नहीं होगी। दूसरा इसी प्रकार का हमारे पास है जल, सूर्य का प्रकाश है, ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो अक्षय हैं, समाप्त नहीं होंगे, लगातार उपयोग करते रहेंगे।
वह प्राकृतिक संसाधन जो कभी नष्ट नहीं होंगे और जिनका हम लगातार उपयोग करते रहेंगे उनको हम बोलते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। तो 6 प्राकृतिक संसाधन और अक्षय प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता और मात्रा के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं तो देखिए जो 6 प्राकृतिक संसाधन है, ये 6 प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? नंबर 1 नवीकरणीय। 6 प्राकृतिक संसाधन जो है वो 2 प्रकार के होंगे। नंबर 1 नवीकरणीय और नंबर 2 अनवीकरणीय। ये 2 प्रकार के हमारे पास 6 प्राकृतिक संसाधन होंगे जिनका क्षय हो सकता है, जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। उनको हम बोलेंगे कि वो 2 प्रकार के कहलाएंगे। अगर 6 प्राकृतिक संसाधनों को आगे भागों में बांटते हैं तो 2 भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नाम से पता चल रहा है नवीकरणीय अर्थात रिन्यूएबल, जिनको रिन्यू किया जा सकता है, एक बार उपयोग कर लिया पुनः उपयोग किया जा सकता है, उनको हम बोलते हैं नवीकरणीय। रिन्यूएबल एक बार उपयोग कर लिया फिर रिन्यू कर लेंगे, दोबारा से बना लेंगे, वो कहलाएगा नवीकरणीय। ठीक है। और इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास अनवीकरणीय, जिनको हमने एक बार उपयोग कर लिया और जिनको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, जिनको दोबारा नहीं बना सकते, एक बार बनाने के बाद ही उनका क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वह कहलाएगा अनवीकरणीय। तो हमारे पास 6 प्राकृतिक संसाधन जो होंगे उनको 2 भागों में बांटेंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण के तीसरे आधार पर, और तीसरा आधार है हमारे पास वितरण के आधार पर। जो प्राकृतिक संसाधन है वह कितने प्रकार के होंगे? देखिए वह भी 3 प्रकार के होंगे। वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन। ये वो संसाधन है जिन पर एक राष्ट्र मात्र का अधिकार होता है, अर्थात वे संसाधन जो किसी एक देश में मौजूद है। जैसे हमारा देश भारतवर्ष है और भारत की सीमा के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद है वह कैसे प्राकृतिक संसाधन होंगे? राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन होंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की सीमा के अंदर, क्योंकि श्रीलंका एक देश है और उसकी एक सीमा होगी, तो उसकी सीमा के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं वह राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं? देखिए इसमें हम खनिज जितने भी हैं जो हमारे देश में मौजूद है, जो किसी राष्ट्र में मौजूद है, उनको हम राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। तो खनिज आ जाएगा इसके अंदर। इसमें हम दूसरे उदाहरण के रूप में अगर बताना चाहते हैं तो भूमि ले सकते हैं। तो दूसरा प्रकार जो होगा इसमें वह होगा बहुराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन। ये वह संसाधन होंगे जिन पर एक से अधिक राष्ट्र का अधिकार होगा, अर्थात वह प्राकृतिक संसाधन जो एक से अधिक राष्ट्रों की सीमा के अंदर आते हैं उनको हम बहुराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अर्थात एक देश का अधिकार नहीं होगा और एक देश से ज्यादा का अधिकार मिलेगा। ठीक है। तो वो जो संसाधन होंगे बहुराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन होंगे। जैसे उदाहरण अगर हम इसके दें तो इसमें आ जाएगा नदी। देखिए कई ऐसी नदी हैं जो एक देश से निकलती है और बह करके दूसरे देश में चली जाती है, तो नदी इसके अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम और भी देखते हैं प्राकृतिक संसाधन जो एक से ज्यादा देश में शामिल हो सकते हैं,
उसमें झील का उदाहरण है। वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का जो तीसरा प्रकार है वह है अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन। देखिए नाम से पता चल रहा होगा आपको, अंतरराष्ट्रीय अर्थात बहुत सारे देशों पर जिन प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार है, अर्थात कुछ ऐसे भी प्राकृतिक संसाधन हैं जिन पर लगभग सभी देशों का अधिकार है, अर्थात कोई भी देश जिन संसाधनों का उपयोग कर सकता है वह अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और इन संसाधनों पर किसी एक देश मात्र का अधिकार नहीं होता, जिस देश में ये पहुंच जाए वहीं पर इनका उपयोग हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए वायु है, वायु एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश में प्रवाहित होती है, तो वहां पर उस वायु पर उन सभी देशों का अधिकार होता है उपयोग करने का। तो वायु जो हो गई वह कैसा प्राकृतिक संसाधन है? अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश अर्थात सूर्य की ऊर्जा अगर हम कहें तो सूर्य की जो ऊर्जा है उस पर भी सभी देशों का अधिकार है। पूरी पृथ्वी पर जो सूर्य अपना प्रकाश या ऊर्जा दे रहा है तो वह सभी देशों को मिल रहा है। तो सूर्य का जो प्रकाश है या सूर्य की जो ऊर्जा है वह अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन है। चलिए अब हम चलते हैं कि जो एक प्रमुख हमारा प्राकृतिक संसाधन है वायु। यह देखिए वायु जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन में जिसकी गिनती हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वायु क्या होती है, वायु का प्रवाह कैसे होता है, वायुमंडल क्या है, इन सब के बारे में हम जानते हैं। चलिए प्राकृतिक संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण एक प्राकृतिक संसाधन है वायु, अर्थात जिसको हम कहते हैं एयर। देखिए हमारी जो पृथ्वी है, यदि इस पर जीवन संभव है, हम सभी यदि इस पृथ्वी ग्रह पर जीवित हैं, तो हमारे जीवित रहने के पीछे एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जो काम कर रहा है वह है वायु, एयर। यदि यह वायु इस पृथ्वी पर नहीं होती तो आप और हम सबका जीवन इस पृथ्वी पर संभव नहीं होता। आपने मंगल ग्रह का नाम सुना होगा, आपने चंद्रमा के बारे में सुना होगा, जहां पर वायु मौजूद नहीं है। और वहां पर वायु मौजूद नहीं है, इसी वजह से जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा जो लगभग पृथ्वी के बराबर ही सूर्य से दूर है, तो पृथ्वी पर एक तरफ जहां जीवन संभव है वहां चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। उसका प्रमुख अंतर क्या है? प्रमुख अंतर है कि चंद्रमा पर वायु नहीं है। चंद्रमा के दिन और रात के अगर तापमान में आप अंतर करें, चंद्रमा पर अगर आप दिन में तापमान देखते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है, जबकि अगर आप रात में अगर आप देखते हो -100 से भी नीचे चला जाता है। इतना ज्यादा तापमान का अंतर किस वजह से है? क्योंकि वहां वायु नहीं है। वायु नहीं है, इसी वजह से वहां पर जीवन संभव नहीं है। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी के चारों ओर, ये देखिए हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक पूरा आवरण है। जैसे हम सर्दी से बचने के लिए अपने चारों ओर कंबल को लपेट लेते हैं, कंबल जो हमें सर्दी से बचाता है, वैसे ही जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर
ये देखिए जो मैं यहाँ पर ये डॉट 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 बिंदु लगा रहा हूं, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या मौजूद है? वायु मौजूद है। और ये जो वायु है, इस आवरण को जो पृथ्वी के चारों ओर है, इसी आवरण को हम कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल। आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, यह जो वायुमंडल है, ये देखिए पृथ्वी के चारों ओर मौजूद है। ये देखिए आप, पृथ्वी के चारों ओर मौजूद है। और पृथ्वी के चारों ओर क्यों मौजूद है? देखिए जो पृथ्वी है वह क्या करती है? हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर हम किसी पेन को भी छोड़ते हैं तो वो भी पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरता है ना? ऐसा होता है गुरुत्वाबल के कारण। तो पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो ये जो वायु है ना, इसको भी पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है। ये देखिए इधर इधर। तो इस गुरुत्व बल के कारण जो वायु है वो पृथ्वी के चारों ओर ही रहती है। गुरुत्व बल के कारण वायु का जो आवरण है वो पृथ्वी के चारों ओर ही रहता है, उससे दूर नहीं जाता। यहां से चल के ये चंद्रमा पर नहीं जाएगा, यहां से चल के ये मंगल ग्रह पर नहीं जाएगा, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है? वायु के कणों को अपने केंद्र की ओर गुरुत्व बल से खींच रही है। उस बल की वजह से यह दूर नहीं जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर ही रहता है। और इसी वायुमंडल में हम निवास करते हैं, अर्थात हम अपने चारों ओर जो वायु देख रहे हैं ये उसी वायुमंडल की वायु है। ठीक है, आइए हम जरा जाने कि जो वायुमंडल है यह किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक है। इस वायुमंडल की वजह से क्या क्या होता है? देखिए वायुमंडल में क्या क्या होता है? वायुमंडल में धूलकण होते हैं, जलवाष्प होते हैं। जलवाष्प आपको वायुमंडल में मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो धूल कण है वह भी आपको वायुमंडल में मिलते हैं। धूल के कण वो भी वायु में उड़ते रहते हैं, तो धूल के कण भी आपको वहां पे मिलते हैं। वायुमंडल की वजह से ही वर्षा जो है वह आती है। जल से जो वाष्प बनते हैं वह वाष्प बन के कहां जाते हैं? वायु में जाते हैं। वायु में जाने के बाद उनका संघनन होता है। संघनन होने के बाद वर्षा के रूप में वो नीचे गिरते हैं। इसके अलावा बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है, तो वो जो बर्फबारी हो रही है वह भी वायुमंडल की वजह से हो रही है। जब जलवाष्प संघनित होते हैं और बर्फ के रूप में नीचे गिरते हैं तो वो भी वायुमंडल की वजह से ही गिरते हैं। इसके अलावा वायुमंडल जो होता है वह क्या करता है? वह तापमान की स्थिरता बनाए रखता है। जो तापमान हम यहां पर महसूस करते हैं वह किसकी वजह से होता है? वायुमंडल की वजह से ही होता है। इसके अलावा सबसे जरूरी वायुमंडल का जो हमें लाभ है वह क्या है? कि जितने भी जीव जंतु हैं या पौधे हैं, उन सब का जो जीवन है, वह इस वायुमंडल पर ही आधारित है। यदि इस वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नहीं होती तो क्या जीव जंतु सरवाइव कर पाते? जीवित रह पाते? नहीं रह पाते। हमें जीवित रहने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत है, और वह ऑक्सीजन गैस कहां मौजूद है? वायुमंडल में मौजूद है। तो जीव जंतुओं का जो जीवन है वो इस वायुमंडल पर ही निर्भर करता है। इसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं उनको अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है।
वह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कहाँ मौजूद होती है? इस वायुमंडल में ही मौजूद होती है। तो पेड़ पौधों का जो जीवन है वह भी किस पर निर्भर है? इस वायुमंडल पर ही निर्भर है। इसके साथ ही अगर हम और बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं देखें, जैसे बादलों का बनना देखें, बादल बनते हैं वो भी वायुमंडल पर निर्भर करता है। जब जल वाष्प बनकर वायु में पहुंचता है और उसका संघनन होता है और उसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, बादलों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो बादलों का बनना है वह भी वायुमंडल की ही देन है। इसके साथ ही पवन का बनना भी वायुमंडल की वजह से ही होता है। और इसके साथ वायुमंडल है वह क्या करता है? सूर्य की हानिकारक किरणें, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनको रोकता है। सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है, जिससे हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। तो ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे लिए वायुमंडल अति आवश्यक है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि जो वायुमंडल है इसका संगठन क्या है। वायुमंडल में कौन कौन सी गैस मौजूद है, आइए देखते हैं। यदि हम वायु का संगठन देखते हैं तो देखिए, वायु में सबसे ज्यादा प्रतिशत अगर किसी गैस का है संगठन के रूप में तो वह नाइट्रोजन का है। और वह कितना है? 78.08 अर्थात 78.08% नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। सबसे ज्यादा 78% बहुत बड़ी मात्रा होती है। अर्थात जो हम अपने चारों ओर वायु देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल का एक बहुत बड़ा भाग कवर करता है। इसके बाद हम दूसरी गैस पे यदि चलें तो दूसरी गैस हमारे पास संगठक के रूप में जो सबसे ज्यादा प्रतिशत में है वह है ऑक्सीजन। और वह कितनी है? 20.98 अर्थात 20.98%। आसानी से समझने के लिए हम इसको 21% कह देते हैं, 21%। इसको 78% बता दिया जाता है और इसको 21%। यदि हम वायु के संगठन में इन दो गैसों का योगदान देखें तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78.08, ऑक्सीजन 20.98, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो लगभग 99%, 99%, 1% ही बचा है बस। बाकी सब इन दोनों गैसों ने कवर कर लिया है। तो वायुमंडल का प्रमुख भाग इन दोनों गैसों से है। बाकी जो गैसें रह गई जिनका भी नाम आप सुनते हैं वो सब 1% के अंदर ही आती हैं। जैसे अगला जो संगठन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी प्रतिशत मात्रा 0.03% है। 0.03%, बहुत कम। इसके अलावा एक गैस ऐसी और है जिसकी प्रतिशत मात्रा थोड़ी सी ठीक है और वह है आर्गन। आर्गन की जो प्रतिशत मात्रा है वह 0.91%। 0.91% आर्गन गैस उपस्थित होती है। आर्गन के अलावा अन्य जो उसमें संघटक रह गए, अन्य वो ट्रेसिस के रूप में होते हैं। अन्य जो ट्रेसिस के रूप में होंगे, बहुत कम मात्रा में होंगे, उनकी जो प्रतिशत मात्रा है वह 0.04% होगी।
तो यह है हमारे पास वायु का संगठन है। वायु के संगठन के बाद अब हम चलते हैं कि जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है उसमें कितनी परतें मौजूद हैं। चलिए देखते हैं। विभिन्न परतों द्वारा बना वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की सघनता एक समान नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम ये देखें कि जो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है क्या वह एक जैसा ही है। देखिए एक जैसा नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है वह विभिन्न प्रकार की परतों का निर्माण करता है और ये जो परतें हैं इनके संगठन और इनके अंदर उपस्थित गैसों का मिश्रण और अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। इन परतों को अगर हम एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित करें तो पृथ्वी के वायुमंडल की जो प्रमुख परतें हैं उनको हम प्रमुख परतों को 4 भागों में ले रहे हैं, अर्थात 4 प्रकार की परतों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले यह यहाँ पर पृथ्वी मौजूद है। ये जो तल है वो पृथ्वी का तल है और पृथ्वी के तल से अगर हम बात करते हैं ऊपर की ओर चलते हैं तो ये देखिए 16 किलोमीटर, इधर ये जो रेखा है ये किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है। तो इस रेखा पर मैंने यहाँ पर देखिए 16 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 85 किलोमीटर 3 पैमाने निर्धारित किए हैं। तो 0 से लेकर के और 16 अर्थात पृथ्वी तल से लेकर के यहाँ पर 0 है, पृथ्वी तल है और पृथ्वी तल से लेकर के 16 किलोमीटर तक, पृथ्वी तल से 16 किलोमीटर ऊंचाई तक ऊपर तक कौन सा मंडल माना जाता है? क्षोभ मंडल माना जाता है। क्षोभ मंडल, हम इसी मंडल के अंदर अर्थात यहाँ पर रहते हैं। क्षोभ मंडल के अंदर इसमें धूल कण भी होते हैं, इसमें जल वाष्प भी होते हैं, इसके अंदर ही हमारे लिए जो जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन वह भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। इसके अलावा सूक्ष्म जीव है और विभिन्न प्रकार के जो तरंगे हैं वो इस सब के अंदर मौजूद होती हैं। क्षोभ मंडल हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारी सारी क्रियाएं इस क्षोभ मंडल के अंदर ही होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे परत की, तो दूसरा जो परत है पृथ्वी के वायुमंडल का वह कहलाता है समताप मंडल। और समताप मंडल की जो ऊंचाई है वह कितनी है? समताप मंडल की ऊंचाई है 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। 16 से पृथ्वी तल से 16 किलोमीटर ऊंचा गए तब तो था क्षोभ मंडल, और 16 किलोमीटर से ऊपर हम चले जाएंगे तो जो बीच का जो अंतर है 16 से 50 का, उन किलोमीटर्स के बीच के अंदर जो वायुमंडल मौजूद है, उन किलोमीटर्स के बीच का जो वायुमंडल मौजूद है वह समताप मंडल कहलाता है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, किलोमीटर आप याद रखिएगा। तीसरा हमारे पास जो है वो मध्य मंडल कहलाता है। मध्य मंडल जो है वो कहां से कहां तक है? मध्य मंडल 50 किलोमीटर से और 85 किलोमीटर के बीच का जो ये जो हिस्सा है वायुमंडल का, इसको हम मध्य मंडल कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मीजोस्फीयर। और 85 किलोमीटर के बाद का जो भी हमारे पास यहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है 85 किलोमीटर से ऊपर का, सबसे ऊपर, उसके बाद जितना भी वायुमंडल है वह सब बाह्य मंडल के अंदर आ जाता है, थर्मोस्फीयर। और सबसे पहले जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो इसी मंडल के अंदर अर्थात बाह्य मंडल के अंदर प्रवेश करती है। इसके बाद हम चलते हैं कि वायु जो है इतनी शांत होती है, कभी कभी तो यह बहुत ही ठंडी ठंडी बहती है, खुशनुमा कर देती है हमें, जबकि कई बार ये विकराल रूप भी ले लेती है। कहीं पे बहुत तेज आंधी के रूप में चलती है, कहीं पे चक्रवातों का निर्माण कर देती है, कहीं पे तूफान ला देती है और पेड़ पौधे भवन सबको उड़ा ले जाती है। इतनी शक्ति इसमें कहां से आ जाती है? अर्थात इतनी शांत रहने वाली वायु इतना विकराल रूप कैसे ले लेती है? किस प्रकार से जो वायु है वह पवन का रूप ले लेती है? तो आइए देखते हैं कि वायु जो है वो किस प्रकार पवन बन जाती है। पवन अर्थात विंड किसको कहते हैं? किस प्रकार इनका निर्माण होता है? चलिए देखते हैं। पवन चलती हुई
वायु को पवन कहते हैं। चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। चलती हुई हवा या वायु पवन कहलाती है। अब वायु जो है वो पवन का रूप कैसे ले लेती है, अर्थात पवन का निर्माण कैसे होता है। देखिए, वायु से जो पवन है वो दो प्रमुख कारणों से बनती है। अर्थात एक जो शांत सी दिखने वाली वायु है वह पवन बन जाएगी। तो उसके पवन बनने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। नंबर एक, वायु का गर्म होना। वायु का गर्म होना, यदि वायु को हम गर्म कर दें तो वह पवन बन जाएगी, अपना स्थान छोड़ देगी, दूसरे स्थान पे चली जाएगी। और दूसरा है जल वाष्प का संघनन। जल वाष्प का संघनन, यदि जो जल वाष्प हवा में है वो संघनित हो जाए तब भी पवनों का निर्माण हो सकता है। तो आइए जरा अब हम इसको समझते हैं कि वायु जो है वो गर्म होकर के पवन का रूप कैसे ले लेती है। यह जो वायु है वो पवन कैसे बन जाएगी, किस प्रकार से, पहले कारक से। ये जो पहला कारक है वायु का गर्म होना, देखिए यह हमारी पृथ्वी तल है, ठीक है, यहां पर वायु मौजूद है। ये देखिए ये वायु है हमारे पास यहां पर। इस पृथ्वी के तल पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है, ये देखिए सूर्य का प्रकाश गिरता है। सूर्य का प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश कहीं पर तो सीधा गिरता है और कहीं पर वह तिरछा गिरता है। ये देखिए कहीं पर तिरछा गिरता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है और सूर्य से जो आने वाली किरणें कहीं पर तो वो सीधे आ जाती हैं और कहीं पर वो तिरछे जाके गिरती हैं। जो प्रकाश की किरणें सीधे आ रही हैं वो हमारे पृथ्वी तल तक जल्दी पहुंच जाएंगी, यहाँ पर जल्दी से आ जाएंगी, और यहाँ पर जल्दी से आ जाएंगी तो यहाँ इस तल को ज्यादा जल्दी गर्म कर देंगी। और जब ये तल गर्म हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का तल क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, और जब ये पृथ्वी का तल ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, ऊष्मा कहां से मिल रही है, सूर्य के प्रकाश की किरणों से ऊष्मा मिल रही है। तो वो जो सूर्य के प्रकाश की किरणें आई, पृथ्वी से टकराई, पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी ने उसकी ऊष्मा को अवशोषित कर लिया, पृथ्वी का तल हो गया गर्म, ठीक है। उसी समय क्या हुआ, जब यह पृथ्वी का तल गर्म हुआ था, उसी समय जो सूर्य से प्रकाश की किरणें तिरछी गिर रही हैं, जिनको पहुंचने में ज्यादा समय लग रहा है, वहां पर जो पृथ्वी का तल है वह उस ऊष्मा को अधिक मात्रा में अवशोषित नहीं कर पाया, क्योंकि इन प्रकाश की किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ी और ज्यादा समय लगा। तो यहां पर जो पृथ्वी का तल है वह इस स्थान की अपेक्षा कम गर्म हो पाया, जिससे यहाँ की जो वायु है वह कैसी रह गई है, ठंडी रह गई है। यहाँ की वायु गर्म नहीं होगी, जबकि जहां पर प्रकाश की किरणें बहुत जल्दी पहुंच गई और पृथ्वी का तल जहां पर अधिक गर्म हो गया, वहां पर क्या हुआ, जो वायु है वह जल्दी गर्म हो जाएगी। तो यहां पर गर्म वायु बनेगी और यहां पर ठंडी वायु होगी। जहां पर सूर्य के प्रकाश की किरणें तिरछी गिर रही हैं वहां ठंडी वायु होगी, जहां पर जल्दी से और सीधे गिर रही है, पृथ्वी तल अधिक गर्म हो रहा है, वहां पर गर्म वायु होगी। और गर्म वायु जो है वह हल्की होती है, अर्थात वायु को जब हम गर्म कर देते हैं ना तो वो हल्की हो जाती है, और जब वो हल्की हो जाती है तो ऊपर की ओर उठ जाती है, ठीक है। देखिए कैसे उठ जाएगी, यहाँ पर जो वायु है ना, जब उसको ऊष्मा मिलेगी ना तो वह विरल भी हो जाएगी और हल्की हो जाएगी, उसके कण दूर दूर फैल जाएंगे। जब दूर दूर फैल जाएंगे तो उसका जो संगठन है वह विरल हो गया और वह हल्की हो गई। हल्की होते ही ये जो वायु है यहाँ से अपनी जगह छोड़ देगी, और यहाँ से अपनी जगह छोड़ देगी और कहाँ चली जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। और यहाँ की जो जगह है वह क्या हो गई है, खाली हो गई है, क्योंकि यहाँ जो वायु मौजूद थी वह ऊपर उठ गई है, और ऊपर उठने के साथ ही वो यहाँ से चलने लगेगी किधर, ऊष्मा को निकालकर ठंडा होने के लिए। तो जिधर ठंडा स्थान होगा उधर की ओर चलने लगेगी, तो ये वायु की किरणें उधर जाने लगेंगी जहां पर ठंडा होगा, और
क्योंकि यहाँ पर ये जगह जो है वो खाली हो गई है, तो इस जगह को भरने के लिए ये जो वायु है ये यहाँ पर आएगी, अर्थात इस वायु के अंदर गति हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो वायु है वह देखिए उसका इस प्रकार से प्रवाह बन गया। ये देखिए इधर की वायु यहाँ आ गई, यहां से इधर, और ये वायु का प्रवाह बन गया। और वायु यदि प्रवाहित होने लगे तो क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। तो इस प्रकार से पवनों का निर्माण होता है। पवनों का निर्माण वायु के गर्म होने से होता है। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप अपने अध्यापक से मिल करके उस समस्या का निदान कर सकते हैं। धन्यवाद।